हाँ तो मेरे लालाज और लालीज आ गए क्लास 11th में। आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ। हजारों नहीं लाखों बच्चों को मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन के मिला के मैंने गाइड कर चुका हूँ। उसमें स्टूडेंट्स, जब मैं 12th स्टैंडर्ड को, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जब वो एग्जामिनेशन देने जाते हैं, भले ही वो चाहे नीट एग्जामिनेशन हो, जेई एग्जामिनेशन हो, या फिर हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे अपने महाराष्ट्र के लेवल पे जो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन है, उनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि भैया हमने क्लास 11 बर्बाद कर दी। और स्टूडेंट्स, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्लास 11th बर्बाद या फिर क्लास 11th में कुछ नहीं किया, ऐसा भी अगर आप सर्च करोगे, हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और उस पे मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में उस पे व्यूज है। इसका अर्थ क्या है कि वो टाइप के जो बच्चे हैं जिनका 11 बर्बाद हो चुका है, वो लाखों में, हजारों में हमको स्टूडेंट्स दिखते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि जितने भी मेरे लालाज और लालीज हैं जो कि इस चैनल पे मेरे साथ कनेक्टेड है, स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर चैनल पे, मैं चाहता हूं कि उनकी 11th स्टैंडर्ड बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए। और कुछ ऐसे सिंपल 4 स्टेप्स में आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप आपके 11th को स्टार्टिंग से बचा सकते हो और एक प्रो माइंडसेट के साथ आप 11th को डील अप करोगे, जिससे कि आप आपके 11th में और आने वाले फ्यूचर में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, नीट हो गया, जेई हो गया, एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन हो गए, बिट्स एग्जामिनेशन हो गए, जो भी फलाना ठिकाना एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके पहले स्टूडेंट्स, भैया का एक टारगेट है इस वीडियो पे। स्टूडेंट्स प्लीज फटाफट से 1000 से ज्यादा लाइक्स कर देना है। भैया ने आपको टारगेट दिया है, इस वीडियो पे 1000 के ऊपर लाइक्स हो जाना चाहिए और 200 कमेंट्स हो जाना चाहिए। अभी कमेंट्स में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। आप आपकी 11th और 12th कैसे करने वाले हो, ऑनलाइन करने वाले हो, मतलब ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से करने वाले हो, या फिर ऑफलाइन करने वाले हो आपके लोकल क्लासेस से, या फिर ऑफलाइन के जो भी एडटेक कंपनीज है जो ऑफलाइन में भी अभी स्थित हो चुके हैं वहां से करने वाले हो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना है भैया हम ऑनलाइन करने वाले हैं, ऑफलाइन करने वाले हैं हमारी पढ़ाई, जिससे कि मुझे एक एनालिसिस मिल जाएगा और मुझे समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स का जो भी बिहेवियर है इस समय पे ऑनलाइन के तरफ जा रहा है या फिर ऑफलाइन के तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स। अभी वो ड्रॉबैक अगर मैं आपको सीधे सरल भाषा में बताऊं तो देखो, 10वीं के बाद 11वीं आती है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है साला इस प्रकार से बनाया गया है कि 9th का सिलेबस से 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है और 10th का सिलेबस से 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। मतलब बच्चे को ध्यान से सुनना, मतलब बच्चा जब 10th में होता है तो जाहिर सी बात है 10th के स्टडीज उसको याद रहेंगे जो कि 11th में काम में आएंगे। बट होता क्या है, 9th का जो सिलेबस होता है वो हमारा भाई साहब 11th से रिलेटेड होता है, और जो हमारा 10th का सिलेबस होता है वो भाई साहब 12th से रिलेटेड होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक शुरुआत नहीं की है, अपनी 11th अभी तक शुरू नहीं किया है, तो मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि भाई साइंस का तो भी, जी हाँ स्टूडेंट्स, साइंस का तो भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप बायो हो तो बायो, नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट्स का आपको 9th का बेसिक अच्छे से करके रखना है। अगर आप 9th के एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लोगे और एट द सेम वे बोर्ड्स के बुक भी पढ़ लोगे, एसएससी के जो 9th के बुक्स होते हैं, तो भी आप आराम से 11th क्रैक कर सकते हो। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको लिख के देता हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई 9th का जो सिलेबस है वही आपको 11th में रिलेटेड है। बहुत सारे चीजें जो 9th के हैं वही 11th में आपको रिलेटेबल टॉपिक्स दिखेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि भाई 9th का प्लीज थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ लेना। ठीक है, अभी कुछ 4 पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, नोट डाउन करके रखना। हेलो, ध्यान दे लाला, तेरे से बात कर रहा हूं, फोकट में इधर उधर ध्यान देगा ना, चैटिंग करते बैठेगा, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते बैठेगा, स्नैप आईडी दिखा ऐड करते बैठेगा, तो भाई लगने वाले तेरे बहुत बेकार लगेगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 चीज, नो योर सिलेबस। स्टूडेंट्स को सिलेबस ही पता नहीं होता है। अभी स्टूडेंट्स, अभी कल ही के दिन, जी हाँ स्टूडेंट्स, कल ही के दिन नीट एग्जामिनेशन हुआ। स्टूडेंट्स आप यकीन नहीं करोगे, लगभग अगर 100% अगर मैं नीट एग्जामिनेशन पकड़ू तो उसमें से 45% ये 11th का सिलेबस आया था और 55% ये 12th का सिलेबस आया था। मतलब लगभग सेम ही वेटेज का सिलेबस आया था। तो 11th अगर कोई भी बच्चा नीट और जेई करने वाला है तो उन सभी को मैं कहूंगा कि भाई आपको 11th और 12th दोनों अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। लेकिन जो भी मेरे लाला लोग हैं जो एमएसटी सीईटी पे पूरे के पूरे फोकस्ड हैं,
जो कि बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि भाई आप एमएसटी सीईटी पे ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू नीट और जेई, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी को बायो में जाना है तो जाहिर सी बात है उनको नीट पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी नमूना होगा जिसका पीसीएम ग्रुप होगा तो मैं उन सभी को अभी बोलना चाहता हूं कि भाई ज्यादा प्रेफरेंस आप प्लीज सीईटी एग्जामिनेशन को दो, एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन को दो एज कंपेयर टू जेई लेवल। क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है जेई में हर साल स्टूडेंट्स 17 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, जिसमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही जो होते हैं वो एडवांस के लिए सिलेक्ट होते हैं, और वो 2.5 लाख में से भी और फिल्टर होकर स्टूडेंट्स एडवांस के बाद सिलेक्शन होता है उनका। तो स्टूडेंट्स ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना है। अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो सीईटी का जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स वो 20% ही होता है बस 11th का, और हमारा 80% होता है 12th का। मतलब अगर कोई नमूना होगा जिसका 11th अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में वो पढ़ रहा है और उसका सीईटी एग्जामिनेशन वो देना चाहता है, तो अगर उसका 11th थोड़ा टाइम पास में भी गया तो भी चलेगा, क्योंकि हम सभी को पता है बस 20% है, और जो हमारा 12th है वो जो होगा वो 80% होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स नीट और जेई एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को मैं एक निवेदन करूंगा कि भाई बोर्ड्स को भी आपको उतना ही वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि 75% अगर कोई भी बच्चा जेई दे रहा है तो 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है आपको, जिससे कि आप अगर AIR1 भी आए और साला 75% नहीं आया तो भाई रोते बैठोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये चीजें प्लीज दिमाग में डाल के बैठना है। सबसे पहले तो आपका सिलेबस आपको मालूम चाहिए। सिलेबस मालूम होने के बाद उसकी प्रिंट निकालो, जहां पे आप स्टडी करने बैठते हो उसके सामने चिपका के रखो, उसके सामने पेस्ट करके रखो, उसके सामने स्टिक करके रखो, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भाई हमको क्या क्या पढ़ना है 2 साल में और कैसे कैसे पढ़ना है। क्लियर? आफ्टर दैट कोचिंग क्लासेस। अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है। आप चाहे कोटा में जाके पढ़ो, अमेरिका में जाके पढ़ो, युगांडा में जाके पढ़ो, या फिर आपके घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करो, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड होगा। मैं आज भी कहता हूं स्टूडेंट्स, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं उनका बस योगदान आपके रैंक में बस 30 से 40% ही होता है। रिमेनिंग जो 70 से 60% होता है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। अगर ये रेशियो आपको जितने जल्दी समझ में आएगा उतना आपका फायदा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में आपको कुछ स्टडी मटेरियल्स ऐसे मिलते हैं जिससे कि आपके स्टडी को एक लेवल अप हो जाए। बट स्टूडेंट्स ये पूरा की पूरा आप पे डिपेंडेंट होगा कि आप कितना खींचना चाहते हो, आपको कौन सा रैंक लाना चाहते हो, आपको लाइफ में उस एजुकेशन के जो स्ट्रीम आपने चूज किया है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसमें कितना फोड़ना चाहते हो। मैं वापस एक बार कह रहा हूं, आप भले ही कोटा जाके पढ़ो या फिर ना पढ़ो, आप भले ही युगांडा जाके पढ़ो ना पढ़ो, आप भले ही ऑनलाइन पढ़ो या ना पढ़ो, आप भले ऑफलाइन पढ़ो या ना पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किधर से भी पढ़ो, इट डजंट मैटर एट ऑल। मैटर ये करता है कि आप पढ़ रहे हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, आप कोई भी कोचिंग क्लासेस भी लगा दिए, ठीक है, बड़े बड़े जो नाम आप सुनते हो, आप अगर वहां पे भी कोचिंग क्लासेस लगा दिए, लेकिन साला खुद होके बैठ नहीं रहे हो, 4-4 घंटे 5-5 घंटे खुद रगड़ नहीं रहे हो, दिन का एफर्ट्स नहीं मार रहे हो, दिन के कंसिस्टेंट नहीं हो, तो भाई ऊपर से भगवान जी भी आके बोल दिए ना कि भाई तेरा हो जाए, नहीं होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने एफर्ट्स नहीं मारे हैं, आपने कर्म नहीं किया है, तो फल आपको नहीं मिलेगा, सिंपल एज दैट। तो हमेशा ध्यान में रखना, बस टीचरों का योगदान, हम मतलब जो भी हम यूट्यूबर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो भी हमारा योगदान होता है वो बस हमारा 30 to 40% होता है, उसके ऊपर हमारा योगदान नहीं होता है। और अगर कोई बोल रहा है कि टीचर का योगदान 60 से 70% है, भाई उनको फॉलो करना छोड़ दो, बात खत्म है। इंडिविजुअल स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। एक सिनेरियो ले लो यार, आप स्कूल में थे, ठीक है, 70 से 80 बच्चे थे, बरोबर, 70 से 80 बच्चों में स्टूडेंट्स एक ही टीचर पढ़ा रहा था, सब साइंस कोई पढ़ा रहा है। अगर एक बच्चे को वही साइंस टीचर के समझने के बाद उसको 70 में से 70 मिल रहा है और आपको 70 में से 30 मिल रहा है, रीजन क्या है? टीचर तो वही है। रीजन ये है कि वो स्टूडेंट ने ज्यादा एफर्ट मारा, टीचर तो वही थी, टीचर तो वही था, बट वो रिस्पेक्टिव पर्सन ने, वो रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल ने, वो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट ने एफर्ट मारा, इसीलिए उसका रैंक आया, तेरा रैंक नहीं आया। सिंपल सिंपल, आगे बढ़ते हैं। सिंपल डिंपल तेरे मुंह पे देख एक पिंपल। उसके बाद नोट्स होते हैं स्टूडेंट्स 2 प्रकार के, मैं हमेशा बोलता हूं, एक होता है क्लास नोट्स और एक होता है रिवीजन नोट्स। क्लास नोट्स को आप एज अ क्या बोलते हैं, विच इज एज अ रेफरेंस बोल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि भाई आप खुद का रिवीजन नोट्स बना लो। अभी बच्चे बोलते हैं भैया रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं? सिंपल है रिवीजन नोट बनाना। सबसे पहले जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग दे दी, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन है, उसमें फॉर्मूलेस कौन से हैं, उसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करने हैं, और फिर उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से वो कर लेना।
मतलब कि रिवीजन नोट्स में आपके ये 4 पॉइंट्स बहुत नेसेसरी है। रिवीजन नोट्स में 4 पॉइंट्स आने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से है, फॉर्मूलेस कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं ये चैप्टर में, अगर फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह होगा तो, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि 100% फंसेगा, मतलब फंसेगा। जब भी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो सिखाते सिखाते बोलता है भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, इसको टिक कर लो, तो उसको कहते हैं हम सेल्फ नोट। क्लियर? एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज बैकलॉग लगाओ मत। ठीक है, बैकलॉग्स इन द सेंस, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज एक ऑफलाइन क्लासेस में आप जा रहे हो, अगर आप हफ्ते में से 2 ही दिन जा रहे हो, 3 ही दिन जा रहे हो, और रिमेनिंग 3 डेज आप घर पे बैठ रहे हो, चिल मार रहे हो या फिर बंक मार रहे हो पीरियड, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स आपके बैकलॉग्स लगेंगे, और सिलेबस अगर टाइम पे खत्म नहीं हुआ ना तो आप रिवीजन नहीं कर सकते, और रिवीजन नहीं करोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट। This all the 3 things are related to each other. If you are not showing up in the classes, if you are not showing up to the lectures, you will not going to know what the syllabus is, और बैकलॉग आपके लगते जाएंगे। बैकलॉग लगे तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं हुए तो मार्क नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स प्लीज ये जो 4-5 चीजें जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये एकदम बड़े भैया जैसे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप सभी जन इसको फॉलो करोगे, और जैसे कि मैंने टारगेट दिया है 1000 लाइक्स 200 कमेंट्स, तो वो हो जाना चाहिए। वैसे जो भी बोलता हूँ आप कर ही देते हो, तो फटाफट से कर देना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो 4th एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th स्टैंडर्ड। टेंशन लो मत, इस चैनल पे 11th और 12th का सिलेबस पूरा के पूरा डलने वाला है आने वाले समय में। तब तक मचाते रहो 4th और बाय एवरीवन, लव यू ऑल। तब तक के लिए भाई पीस आउट।